हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा है, मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट वीडियो था वो आप सभी ने देखा होगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 9th और 10th दोनों क्लासेस के चैप्टर जो है हम वो कवर करेंगे। किसके? साइंस के कवर करेंगे, है ना। तो मैं दोनों क्लासेस के जो साइंस के चैप्टर थे वो सारे कवर करवाऊंगी। ओके, तो जैसे आपने पता है 9th क्लास का अपना जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, वो अच्छे से कंप्लीट हो गया विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। आई होप सारे बच्चों 9th क्लास के बच्चे सुन रहे हैं अगर इस वीडियो को, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर मेरा अगर नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग वो कंप्लीट करवा दिया है और सब बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो अब ये जो मेरा वीडियो है ना, आज का लेक्चर है 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। वो अलर्ट हो जाए, अपनी कमर को कस ले, क्योंकि आपके बेटा है बोर्ड। बोर्ड है आपके, आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। मार्च तक आपको, मतलब बोर्ड जो है मार्च में है, तो आपको दिसंबर तक जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद जो 2 महीने होते हैं ना बेटा, वो रिवीजन के लिए होते हैं। ये बोर्ड क्लास वालों के लिए है, तो मैं ज्यादा मोटिवेशन उन्हें देना चाहूंगी, ज्यादा ज्ञान दूंगी, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड क्लास जो होती है वो बहुत ज्यादा थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती है। बच्चे थोड़ा सोचते हैं बोर्ड है तो क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। और जितना जल्दी हो सके अगर स्कूल खुल जाए, कोचिंग खुल जाए, जितना जल्दी हो सके अगर मतलब जो कोर्स है वो टीचर कंप्लीट करवा दे, तो बच्चों के पास रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। उसमें बच्चे बहुत अच्छे से मतलब जो अपनी पढ़ाई है वो कर सकते हैं, है ना। तो इतना मोटिवेशन मैं 9th क्लास को नहीं देती, कि मुझे पता है अगर मैं कितना भी दूंगी ना तो ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, वो उतना नहीं सुनेंगे। फिर भी मेरा तो ड्यूटी बनती है कि मैं उन्हें मोटिवेशन दूं, क्योंकि वो भी थोड़ा सीरियस ले। नेक्स्ट ईयर तो उनके भी बोर्ड है ना। और 9th जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक है, उसको भी भूल नहीं सकते। तो ये जो मेरा वीडियो है ये है 10th क्लास वालों के लिए। और 10th क्लास वाले बच्चे, आप अब सीरियस हो जाओ। आप अपनी वेकेशन जो है वो मना ली होगी, नहीं भी मनाई है ना तो ठीक है, अब अगले साल ही मनाना 10th के बाद। अभी आप फोकस के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब जो है वो जून आने वाला है। आप ये मत सोचो जुलाई से पढ़ेंगे, अगस्त से पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपका काम नहीं है, ये सिर्फ लोकल क्लासेस वालों का काम है। उनको तो स्कूल वाले कैसे भी पास करवा देंगे, बट अपन को पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो क्लास को। सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ज्यादा जो लेक्चर है, मोटिवेशन है, वो आपको स्पेशल वीडियो में ही मिलेगी। क्लास में अगर मोटिवेशन देने बैठी बेटा तो मेरे पास बहुत ज्ञान है, दूंगी आपको, तो आप सुन नहीं पाओगे, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कान में से खून निकलने लगेगा आपके कि मैडम क्लास के अंदर कौन सा मोटिवेशन देने शुरू हो गई। तो क्लास में सिर्फ क्लास की बात है, तो मोटिवेशन के लिए स्पेशल क्लासेस मैंने आपकी अपलोड कर दूंगी, मतलब तो उस पर आप जाके आराम से मोटिवेशन सुनना, ठीक है। तो अब आराम से आप कॉपी पेन बुक लेके बैठो, पानी की बोतल लेके बैठो पास में, और आराम से सीरियसली और कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ना। और इसलिए मैं कह रही हूँ इस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर बेटा लेंथी है, थ्योरेटिकल है, और इस चैप्टर में आपको बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना होगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। अब मैम चैप्टर चैप्टर करो, चैप्टर तो बताओ। चैप्टर बेटा है अपना लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस ये हमने साइंस की बायोलॉजी वाले सेक्शन से उठाया है चैप्टर, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी, क्योंकि काफी बच्चों को बायोलॉजी या थ्योरी अच्छी भी नहीं लगती, सोचते हैं यार क्या थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले हम थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स है ना उनको कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी को। और ये जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, ये आपके जितने भी सारे आगे चैप्टर आएंगे ना बायोलॉजी के, उन सबके क्या है, ये बेसिक चैप्टर है, तो इसको पढ़ना सबसे पहले ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, लाइफ प्रोसेस बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ पढ़ना। अगर एक भी वर्ड मिस हो गया, एक भी लेक्चर अगर आपने अच्छे से नहीं सुना, कि वर्ड पे फोकस नहीं किया बेटा, तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक बार में आप अच्छे से पढ़ो। देखो, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखो, लाइफ प्रोसेस होता है जो हम जीने के लिए हरकतें करते हैं, मतलब हमारे जो लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसे अपन लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बट एक बात बताओ, एक्टिविटीज करने का क्या मतलब है? अगर हम फोन चला रहे हैं, है ना, ये देखो फोन, अगर हम फोन चला रहे हैं तो क्या ये लाइफ एक्टिविटी है? हम पूरा दिन सोशल मीडिया चला रहे हैं, इधर उधर हम गॉसिप्स में लगे हुए हैं, तो क्या ये हमारी लाइफ प्रोसेस है? क्या बताओ, ये एक्टिविटी हमारी लाइफ प्रोसेस है? हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब कुछ लाइफ प्रोसेस है? नहीं भाई, आपने मैडम तो यही कहा कि एक्टिविटीज जो भी करते हैं वो लाइफ प्रोसेस है, लेकिन नहीं। एक्चुअल में मीनिंग होता है लाइफ प्रोसेस का कि जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, उन एक्टिविटीज को, उन प्रोसेस को अपन कहते हैं मेरे बच्चों लाइफ प्रोसेस, ठीक है।
जो चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। बाकी की इधर उधर की एक्टिविटी सिर्फ लाइफ प्रोसेस नहीं होता, जीने के लिए जरूरी है। आप फोन के बिना जी सकते हो, आप खेल कूद के बिना जी सकते हो, टीवी मोबाइल पे टाइम वेस्ट करके आप जी सकते हो, बट किन किन चीजों की वजह से आप नहीं जी सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता अर्थ पे, किन किन चीजें जरूरी होती है, कौन कौन सी नेसेसरी होती है, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। और वही चैप्टर हमें बताएगा एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, सबको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है, सब सोचते हैं हम जो खाना खाते हैं उसको हम डाइजेस्ट करते हैं वगैरह, वो सब कुछ न्यूट्रिशन है। ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगी न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या होती है। न्यूट्रिशन है जो भी हमने खाना खाया, ठीक है, उनसे हमें कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिला, वो न्यूट्रिशन हुआ। रेस्पिरेशन जो कि हमने जो खाना खाया है वो अंदर जाके ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर जो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, वो हो गया रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हुआ है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, हर ऑर्गन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना, हमारा जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी ग्लूकोज है, जो भी एनर्जी पावर वगैरह है, वो हर जगह क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, उसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन लास्ट में क्या, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होगा, जो भी हमने खाया वो बाहर निकल गया, वापस डाइजेस्ट हो गया एक्सक्रिएशन। तो ये चारों टॉपिक जो है हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, इनको भी डिटेल में मतलब डेप्थ में जाएंगे। इतना मत सोचो आप कि सिर्फ मैं चार चैप्टर मतलब चार टॉपिक कवर करेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट, तो चैप्टर कंप्लीट नहीं है ना चार टॉपिक में, इनकी भी अपन डेप्थ में जाएंगे, इनको भी डेप्थली स्टडी करेंगे, तब पता चलेगा लाइफ प्रोसेस क्या है। देखो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, अब देखते हैं एक्चुअल मीनिंग की लाइफ प्रोसेस क्या होता है। डेफिनेशन देखो यहाँ, the various basic functions performed by living organisms to maintain their on this earth are called life process। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। हम जो लिविंग बीइंग है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे हम ह्यूमन बीइंग है, हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, है ना। तो वो सब कुछ क्या होता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। बेसिक प्रोसेस कॉमन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इज फॉलो। जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये जो चार प्रोसेस है ना बच्चों, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। ओके, तो ये होता है लाइफ प्रोसेस। तो अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठो और इसको नोट कर लो। और हाँ, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देखोगे ना तो ये सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि मैं यहाँ से आराम से देख पा रही हूँ, वीडियो में भी मैं वापस देखती हूँ, आराम से मुझे विजिबल होता है। अगर आपको फिर भी विजिबल नहीं हो रहा है ना मेरे बच्चों, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हो, तो मैं आपको अलग से पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से आराम से देख के कर लेना। तो फिलहाल आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, करो नोट। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है ना, देखो डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक वो बताती हूँ, उन्हें पूछेंगे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो कहेंगे मैम दीदी न्यूट्रिशन ये होता है, हमने कुछ भी खाना खाया और वो खाना जो हमारे बॉडी में गया, ओके, इसका इंटेक हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, डाइजेशन हुआ, उससे हमें जो भी पावर मिली वो न्यूट्रिशन कहलाता है। और डेफिनेशन जो उन्हें कहेंगे लिखने के लिए, तो एग्जाम में वो सबसे बड़ी गलती यही करेंगे, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ये लिख देंगे कि भाई जो भी हमने फूड खाया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसने फूड ऑब्टेन किया, उसे जो उसको एनर्जी मिली वही न्यूट्रिशन है। बट वो एक चीज लिखना भूल जाते हैं, यूटिलाइज फूड। भाई हमने जो खाया उसका यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए, उससे हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए, तो वो फूड बॉडी में जाएगा, यूटिलाइज होगा, देन उसके बाद वो पावर में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो वो कहलाता है न्यूट्रिशन, ये होता है न्यूट्रिशन, भाई यूटिलाइज होना फूड को। तो अब डेफिनेशन जो है न्यूट्रिशन की कभी भी लिख के आओ, वैसे कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन, बोर्ड में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछते कि न्यूट्रिशन व्हाट इज न्यूट्रिशन, बट फिर भी कॉमन चीजें ध्यान रखने की है कि यूटिलाइज फूड जो भी लेंगे वो यूटिलाइज होगा। ओके, अब देखो यूटिलाइज होके वो क्या प्रोसेस करेगा हमारी बॉडी में, पहला है एनर्जी क्रिएट, वो जो है वो एनर्जी मिलेगी, हमने कुछ भी फूड खाया उससे हमें क्या मिलेगी, अच्छा एनर्जी मिलेगी। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर क्या होगा, ग्रोथ होगा,
और डेवलपमेंट होगा। भाई एनर्जी मिलेगी तो उससे हमारी बॉडी जो है वो क्या होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। थर्ड है रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं, ठीक है, टिश्यू वाला चैप्टर है अपन के 9th क्लास में था, टिश्यू वाला चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा। वैसे टिश्यू क्या होता है आपको पता है, सेल्स में जो टिश्यूज होते हैं मतलब जो, तो वो क्या होते हैं, रिपेयर करते हैं उन टिश्यूज, वो डैमेज होते हैं। वो सुना है ना आपने कि जो सेल्स होते हैं लाखों करोड़ों में सेल्स हमारी बॉडी में है, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स है, तो वो क्या होते हैं, हर दिन नए बनते हैं और हर दिन ब्रेक भी होते हैं। तो जो ब्रेक होंगे ना तो उन टिश्यूज को रिपेयर भी करने का काम कौन करता है, न्यूट्रिशन। वो कैसे करेगा, जब उसको, जब वो फूड होगा, एनर्जी मिलेगी, तब वो सब चीजें रिपेयर होगी ना। कई बार चोट लग जाती है तो वो भी रिपेयर होती है, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, तो वो भी न्यूट्रिशन का काम है ना। आपने सुना होगा ना न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ माल न्यूट्रिशन, कि भाई माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं जो बच्चे, उन्हें कहते हैं वो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में सफर कर रहे हैं। उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, या फिर उन खाने से उनको पोषण या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उनकी सेल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है, बहुत वीक हो जाते हैं वो, है ना। क्यों होते, बिकॉज ड्यू टू रीजन ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो कुपोषण के शिकार होते हैं ना। तो इसलिए बेटा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जानना बहुत जरूरी है, जो कि मिलता है हमें फूड से मिलता है। जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये सिर्फ एक टंग का मतलब जो है वो टेस्ट है कि हमने कभी इच्छा हुई हमने खा लिया, तो इनसे हमें मिलता कुछ भी नहीं है। मिलता जो भी अच्छे फूड से मिलता है, वेजिटेबल से, फ्रूट से, जो घर में मम्मी खाना बनाती है ना, उनसे। तो ये सब चीजें हमें मिलती है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन में दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना वो, तो वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है कि वो अपना खाना बच्चे खुद प्रिपेयर करते हैं। बट हेटरोट्रॉफिक क्या करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे खाने पर डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं कि वो खाना बनाएंगे और हम डायरेक्टली खाना खाएंगे, है ना। कई बार हम हेटरोट्रॉफिक बन जाते हैं, मम्मी खाना बनाएगी हम खाना खाएंगे, है ना। तो ऐसे एनिमल जैसे आपने शेर, चीता वगैरह, वो क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें मार के वो खाते हैं, तो क्या हो गया, वो हेटरोट्रॉफिक हो गए, है ना। ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, अपने ही खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना। तो ये है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ये है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको आप अच्छे से नोट करो, अच्छे से देखो। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या और क्या है। तो आगे देखो फर्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना खाना बनाते हैं ना, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम देखेंगे। ग्रीन प्लांट्स, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उसी की वजह से तो वो प्लांट्स ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट ग्रीन कैसे होंगे, है ना। साइनोबैक्टीरिया होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है ना साइनोबैक्टीरिया, जिसके ऊपर क्लोरोफिल होता है, ब्लूग्रीन एल्गी होती है। उनमें क्यों होती है वो सब कुछ ब्लू, क्यों मतलब क्यों उनमें कलर होता है, कलर पिगमेंट क्यों है, क्योंकि किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, है ना। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, वो प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे अपने फूड को, उनसे क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसी को अपने फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। इसका इतना ही पढ़ेंगे, इसको डीप में नहीं जाएंगे, इसके प्रोसेस को डीप में जाएंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है, प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके प्रोसेस को अपन देखेंगे। दूसरा देखो, जब तक कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान होनी चाहिए। कीमोसिंथेसिस यानी कि कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि जो प्लांट्स अपना खाना जो खुद बना रहे हैं, किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, यानी इधर उधर से हेल्प नहीं ले रहे किसी की, किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू, मतलब सिर्फ केमिकल से अपना खाना क्रिएट कर रहे हो। जैसे कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फूड में, वो अपना खाना खुद बना लेंगे। तो ये है कौन से कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है नाइट्रोजन के, तो इन्होंने किनकी हेल्प ली, केमिकल की हेल्प ली। इनमें ना एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछा गया है, कौन सा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर सल्फर बैक्टीरिया, याद रखना, नोट कर लो। ये जो है एग्जाम्पल बार बार आपको पूछा गया है, इसमें ना मैं ना बेटा सारी एनसीईआरटी कवर हो रही है आपके। आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद किसी भी रेफरेंस बुक की या किसी भी नोट्स की, किसी भी एनसीईआरटी की जो अभी आपके पास प्रेजेंट में बुक है ना,
उसको खोल के चेक करने की भी नीड नहीं है आपको। इतने अच्छे से यहाँ चीजें कवर की गई, इतने अच्छे से पॉइंट्स दिए गए, इतनी अच्छी थ्योरी यहाँ कवर करवा रखी है कि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो बोर्ड में आ रखे हैं, जिन पे मैं स्टार लगा रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो बोर्ड में बार बार पूछे गए। बेटा हमें पता है बोर्ड का पेपर कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखो, डीप में यहाँ पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में अब कैसे न्यूट्रिशन जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो जो फूड मतलब खुद बनाते हैं प्लांट्स, तो उनमें क्या क्या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें CO2 चाहिए, जो कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है। वाटर, दूसरा उन्हें वाटर चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, वो सॉइल से मिलता है। तीसरा लाइट, उन्हें लाइट चाहिए, वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट, सनलाइट जो होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। चौथा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन प्लांट्स कैसे होंगे, ये कलर पिगमेंट भी तो होना चाहिए ना। वो कलर पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, जिनकी वजह से कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। ओके, ये 4 प्रोसेस है अपने, जो कि फूड जब खुद का खाना खुद बनाते हैं तो इन 4 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसको भी अब डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको अच्छे से आप नोट करो। तो जैसे नेक्स्ट है अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में कई बार आपको पूछ रखी है, इसलिए बैलेंस इक्वेशन को लर्न करके ही जाना। वैसे बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा दूंगी, तब तक आप इसको लर्न करके ही जाना। बोर्ड में अच्छे से प्रैक्टिस करना इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। वैसे ये रिएक्शन बैलेंस हो रखी है, देखो CO2 हमने ली, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस में आपको आप ऐसा नहीं समझोगे, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ। जैसे देखो आपने प्लांट की लीफ ली, ठीक है, उस लीफ पे आप देखोगे छोटे छोटे पोर है, यानी छोटे छोटे छेद है। उन छेद को अपन ने क्या कहा, स्टोमेटा, वो होती है स्टोमेटा, ठीक है। उनमें है क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। फिर नीड होती है अपन को कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन को मिलती है, ओके। और फिर वो जब तीनों मिक्स होते हैं, ठीक है, तो अपन को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सनलाइट की, यानी उस प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी बच्चों सनलाइट की। तो वो सनलाइट का फ्लैश उनके ऊपर आएगा, जिनसे क्या होगा, वो आपस में मिक्स हो जाएगा। आपस में जो सनलाइट होगी वो क्लोरोफिल से अट्रैक्ट होगी और वो आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे, ठीक है। मिक्स होने के बाद उन्हें रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे देखो वाटर की रिक्वायरमेंट उनको होगी, और ये चारों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तब ये रिक्वायरमेंट मतलब जब तब ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में ये बेटा क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। देन वो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में, और वो सॉरी ग्लूकोज जो है वो वाटर देगा, एंड वाटर के बाद वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे अपन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको MCQ फॉर्म में पूछ भी सकते हैं आपको, कि प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, याद रखना। और जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्लूकोज को किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, याद रखनी दोनों चीजें। फिर देखो, अब आपको वो पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ना, उसको आप एक्सप्लेन करो डिटेल में, तो 3 स्टेप्स के थ्रू आप अपने फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। भाई हम एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी को किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। अभी आपको बताया ना मैंने, क्लोरोफिल उसमें होगा तो वो सनलाइट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और वो सनलाइट उसमें मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर क्या होगा, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, एंड वाटर को कर देगी क्या, स्प्लिट कर देगी वाटर को। एंड रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और रिडक्शन का मतलब रिड्यूस कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या कर देगी, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट, यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे। फिर देखो स्टोमेटापोर, तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछेंगे, याद रखना। अब देखो स्टोमेटापोर क्या होता है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीफ की सरफेस पे आपने देखा है छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं ना, छेद होते हैं, उन्हीं को अपन कहते हैं क्या, स्टोमेटापोर, ये होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ ट्रांसपीरेशन क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा है ना ट्रांसपीरेशन, तो बताओ मेरे को ट्रांसपीरेशन क्या होता है,
किसी को नहीं पता है तो देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जो एक्सेस वाटर होता है वो वेपर वेपर मतलब वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, रिमूवल एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करना, वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसपीरेशन। और आप पूछोगे एक्सेस वाटर लीफ पे कहाँ से आया, अरे भाई कहाँ से क्या आया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी ना अपन ने, वो आपस में मिक्स हुए तो कन्वर्ट किस में हो गए, वाटर में भी तो हुए, जब कार्बोहाइड्रेट्स आए तो वाटर भी तो आया ना एक्सेस अमाउंट में, तो उसको रिमूव करने का जो काम होगा वो कौन करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और इन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का भी आपस में क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सलेशन होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड रेस्पिरेशन में गैसेस का भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो ये चीजें पहले आप लिखो, फिर इसके दो डायग्राम्स के थ्रू और समझते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम भी दे रखा है, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, जाके अभी अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो, तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट करो। तो देखो, अब हम देखेंगे स्टोमेटा के फंक्शन को, कि स्टोमेटा जो होता है वो कैसे परफॉर्म करता है ना। यहाँ देखो, एक आपको दिख रहा है फोटो में स्टोमेटा ओपन है, दूसरे में आपको दिख रहा है स्टोमेटा क्लोज है। अभी ओपन और क्लोज की क्या स्टोरी है अब देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, या ये जो है ना, ये देखो, ये ओपन स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा का जो मुंह है यहाँ पे क्या है बच्चों, ओपन है, और यहाँ पे है क्लोज। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, इन ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको ये चीज, ये इनकी लेयर तो दिख रही है ना, ये वाली, ये जो लेयर होती है ना ये पूरी, इसको कहते हैं अपन गार्ड सेल, ये होती है गार्ड सेल। और इन गार्ड सेल में जब पानी आ जाता है, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तब ये गार्ड सेल क्या होती है, फूलने लगती है, स्वलन होने लगती है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा होता है उसका मुंह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और इधर गार्ड सेल में पानी नहीं होता है, तो पानी नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, अपने मतलब जो मुंह है उसको क्लोज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ये है क्लोजिंग और ओपनिंग का सिस्टम। ठीक है, गार्ड सेल के थ्रू होता है क्लोजिंग और ओपनिंग। और बाकी इनकी लेबलिंग दे रखी है, इनकी आउटर थिन वॉल होती है, इनके अंदर जो आपको पोर्स दिख रहे हैं इनको वैक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे जो आपको ग्रीन दिखेगा, आप फोटो में अच्छे से देखना है एनसीईआरटी की बुक में, उसको अपन कहेंगे क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे आपको जो सेल्स दिख रही है ना इनके अंदर, ये है एपिडर्मल सेल होती है। यहाँ पे ये जो वॉल दिखती है ना इनकी, माउथ की ओपन वॉल, इनको कहेंगे इनर थिक वॉल, ये अंदर की साइड की थिक यानी मोटी वॉल होती है। ओके, और ये इनके बीच में जो आपको दिख रहे हैं ना दोनों के, इनको कहते हैं अपन न्यूक्लियस। इनमें भी वही चीज है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये गार्ड सेल। तो इसको कहेंगे अपन स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोज। और वही मैंने थ्योरी में लिखा है कि स्टोमेटा ओपन ऑन स्वेलिंग H2 एंटर्स ऑफ गार्ड सेल। भाई स्टोमेटा ओपन क्यों होता है, क्योंकि पानी की वजह से वो फैल जाता है, जब पानी उनके अंदर चला जाता है तो वो फैल जाता है, जिसकी वजह से उनका मुंह जो है वो ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ओपन हो जाता है। और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो क्या करते हैं, H2O, जब पानी मतलब जो H2O होता है वो इन गार्ड सेल से जब बाहर चला जाता है, बाहर की तरफ मूव करता है, तो वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये है ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम। अब देखो, इतना तो पता चल के स्टोमेटा की स्टोरी यहाँ खत्म। अब फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है भाई, हमारे नेचर में देखा है जहाँ पानी होता है वहां पे तो प्लांट्स इजीली जो है वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बट जहाँ पे डेजर्ट से सूखापन है, जो पानी नहीं है, वहां प्लांट सर्वाइव कैसे करते हैं, वहां प्लांट्स खुद का खाना खुद कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे ये प्लांट्स दे रखा है, रेगिस्तान में पाया जाता है ये प्लांट, फोटो में अच्छे से देखना। ये क्या करते हैं, दिन के टाइम, दिन के टाइम क्या करेंगे ये, जब इनके पास सनलाइट आएगी तो ये सनलाइट को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, सनलाइट को कैप्चर करने पर क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा। और वो उस वक्त रहेंगे कैसे, क्लोज ही रहेंगे। अगर ओपन हो जाएंगे तब तो क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा उनके अंदर, मतलब पानी जो है वो चला जाएगा, तो वो क्या करेंगे, खुद को क्लोज रखेंगे, बट पानी खुद को क्लोज रखेंगे लेकिन सनलाइट को वो क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है, कैप्चर करके सनलाइट को रख लेंगे, और बाद में वो क्या करेंगे, नाइट के टाइम, रात के टाइम वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, पानी को क्या करेंगे, मतलब वो अपने जो क्लोजिंग वाला बताया था मैंने स्टोमेटा वाला, वो अपने स्टोमेटा को क्या करेंगे, पोर्स को ओपन करेंगे। ओपन करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, सॉरी, ऑक्सीजन बाहर की तरफ मूव हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। वो ऐसे करते हैं फोटोसिंथेसिस डेजर्ट वाले एरिया पे, नाइट में और
डे में। जैसे यहाँ बताया है, वो फूड करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, दिन के टाइम सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेंगे, और क्लोरोफिल जो उसमें होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, वो प्रोसेस वो करके रखेंगे। लेकिन नाइट के टाइम वो क्या करेंगे, अपने पोर्स को ओपन करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को वो बाहर मतलब फेंक सके और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ ऑब्टेन कर सके, कैप्चर कर सके। तो ये यहाँ तक अपना जो है पूरा ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस का सिस्टम खत्म हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक की जो स्टोरी है वो पूरी खत्म हो जाती है। अभी अच्छे से आप इसको नोट करो, ये डायग्राम जो है वो आप जाके एनसीईआरटी में देखो, अच्छे से वहां पे क्लैरिफाई कर रखा है, सब कुछ आपको क्या बता रखा है, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करो। तो देखो आगे क्या है अपने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके 3 टाइप्स है, होलोजैक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट न्यूट्रिशन। जो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो होलोजैक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। कैसे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो होलोजैक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। होलोजैक न्यूट्रिशन वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और अपने ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उस सॉलिड जो मैटर उसने खाया है ना, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हम करते हैं, कोई भी सॉलिड चीज खाएंगे तो अपने ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उनसे न्यूट्रिएंट लेंगे, उस डाइजेस्टिव फूड को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज के अंदर, है ना। तो वही चीज होलोजैक ऑर्गेनिज्म, मतलब होलोजैक जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, तो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इनकी, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडी। यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड मैटर को खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं अपनी ही बॉडी के अंदर, उसको कहेंगे अपन होलोजैक, ठीक है। अब देखो, दे कैन बी क्लासिफाइड एज, उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर रखा है, हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। सबको पता है हार्बीवर, कार्निवर और ओमनिवर क्या होता है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये बताओ ओमनिवर क्या होता है और ये किस में आते हैं, ये बताओ। हार्बीवर कार्निवर सबको पता होगा, ये चीज मैं नहीं बताऊंगी, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ओमनिवर्स का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे, मैम ओमनिवर्स का जब जवाब ये होता है, उसका मतलब ये होता है कौन सा इंसेक्ट, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो ओमनिवर में आते हैं, ओके। वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ओमनिवर के अंडर में आते हैं, वो चीज मुझे आप लिख के भेजोगे। आगे देखो, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, फीड ऑन डेथ एंड डिकाइंग मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हैं, डेथ एंड डिकाइंग मैटर को खाते हैं, ठीक है। जो मरे हुए होते हैं ना जानवर या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेथ हो रखे हैं, जो वेस्ट है, उनको खाने का काम करते हैं। वे ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म। इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड। क्या कह रहे हैं ये कि वे ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा स्पेशल है, सेप्रोफाइटिक स्पेशल कैसे हैं, इनके अंडर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि भाई कोई भी चीज जो है डेथ और डिकेइंग है, यानी वो जो चीज मरी हुई है, कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है और वेस्ट में है, तो उनको खाएंगे, लेकिन डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को ही लेंगे। अपन लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी चीज हमें डाइजेस्ट करेंगे, देन उसके बाद वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। बट इन ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली मेन मेड, डायरेक्टली कह सकते हैं अपन, ग्लूकोज मिलती है और उसी ग्लूकोज को वो ले लेते हैं डायरेक्टली। अगर अपन को भी कोई बोले खाना डायरेक्ट आप पचाओगे तो इससे अच्छा ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज पी लो, हो गया काम आपका, ओके ठीक है। वही चीज है ना, ये करते हैं। जैसे टाइगर, लॉयन वगैरह को देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं, खाने को लेते हैं, मरे हुए मतलब मरे हुए जो भी जीव जंतु उनको मिलते हैं वो खाते हैं, वो डायरेक्टली ग्लूकोज अंदर ले लेते हैं, है ना, वो उनको डाइजेस्ट नहीं करते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना डाइजेशन बाहर करते हैं एक्सटर्नली, अपन लोग इंटरनली करते हैं ह्यूमन बींग, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली करते हैं, उनको अपन कहते हैं क्या, वो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। अब इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, ईस्ट हो गया, ब्रेड एंड मोल्ड, मशरूम एक्सेट्रा। मशरूम्स वगैरह, ये ईस्ट ब्रेड, ये क्या करते हैं, डेथ और डिकेइंग मटेरियल को खाएंगे, लेकिन अपना डाइजेशन एक्सटर्नली करेंगे, इंटरनली ये नहीं करेंगे। फिर देखो पैरासाइट न्यूट्रिशन, ये पैरासाइट न्यूट्रिशन आपने बहुत बार सुना होगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे घर में सुना होगा बालों में जुए हो जाती है, ठीक है, मतलब लाइस वगैरह आ जाती है, ठीक है। वो कौन सा फंगाई, वो पैरासाइट फंगाई, आपने सुना ना पैरासाइट, वो पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद लिविंग बीइंग होते हैं, खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपने लाइस के बारे में सुना है, तो वो हमारे हेयर में होती है, तो क्या करती है, वो खून एब्जॉर्ब करती है,
ब्लड को चूसती है ना, तो अपनी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना ले रहे हैं ना, तो है तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन अपना वो खून लेंगे, मतलब अपने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना खुद लेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएंगे पैरासाइट न्यूट्रिशन के अंदर। डेफिनेशन देखो, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट वो लेंगे। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट, बाहर से, एंड इंटरनल पैरासाइट द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे एग्जांपल है लाइस, लीच, टैपवर्म एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं किसमें, पैरासाइट न्यूट्रिशन में। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरासाइट न्यूट्रिशन में है कसकट्टा। इज अ पैरासाइट प्लांट बिकॉज इट लेक्स क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन टिक मार्क कर लो, स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया है कि कसकट्टा जो होता है ना, डायरेक्टली वो डिपेंड होता है पैरासाइट, मतलब कसकट्टा जो है ऑर्गेनिज्म वो पैरासाइट को फॉलो करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कसकट्टा जो है वो पैरासाइट को फॉलो क्यों करता है। अब देखो, कसकट्टा का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ लोग क्यूस्कैटा भी बोलते हैं, तो वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बट आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इसकी स्पेलिंग पे, कसकट्टा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्यों फॉलो होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन पे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है, लेक ऑफ क्लोरोफिल। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, एब्सेंस होता है क्लोरोफिल। इसकी वजह से जो कसकट्टा है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसलिए वो डायरेक्टली डिपेंड होता है पैरासाइट न्यूट्रिशन पे। ओके, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है वो अलग टॉपिक पढ़ेंगे, अलग चीजों के बारे में समझेंगे। यहाँ तक आप पहले अच्छे से नोट करो। जैसे हमने सब कुछ पढ़ लिया, हेट्रोट्रॉफिक, उनके 3 पार्ट, होलोजोइक, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट वगैरह, ये सब कुछ हो गया। इनकी भी अंदर की डिटेल अपन ने पढ़ ली, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे क्या और पढ़ते हैं। तो देखो आगे, व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट। क्या होता है जब हम फूड को लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाने के बाद उस फूड का क्या होता है, वो प्रोसेस जो है, वो साइकिल जो है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वर्क कैसे करता है। जो चीज हमने खाई है वो खाने के बाद कैसे पचती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सब कुछ प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो वो चीज हम समझेंगे इन 5 पॉइंट्स के थ्रू कि हमारी बॉडी में जो साइकिल है खाने पीने का वो कैसे काम करता है और कैसे चलता है। तो अच्छे से देखो फोकस के साथ। पहला होता है इंजेक्शन, यानी कि कोई भी चीज हमने खाई। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप बर्गर खा रहे हो, ठीक है, वो बर्गर आपने खाया, ओके, खाने वो बर्गर आपके मुंह में चला गया, उसको कहेंगे अपन क्या, इंजेक्शन। ये इंजेक्शन हुआ है। दूसरा डाइजेशन, वो गया आपके स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा और ग्लूकोज के मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो हो गया डाइजेशन, ओके ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज आपने खाई है, यानी कि जो बर्गर आपने खाया, कुछ भी आपने फूड खाया है, वो जाके आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर वो क्या करेगा, पूरे ब्लड में फैल के, मतलब जो ब्लड होगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उस ग्लूकोज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसको अपन कहेंगे एब्जॉर्प्शन। कुछ भी फूड खाया उसका अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद होता है असिमिलेशन। मोस्टली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि असिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है। ये तीनों प्रोसेस तो मोस्टली उनको पता होता है, बट वो भूल जाते हैं कि असिमिलेशन क्या होता है। असिमिलेशन होता है यानी अपन ने जो भी खाया, जो भी फूड खाया, बर्गर खाया, उससे हमें क्या एनर्जी मिली, यानी वो ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो गया हमारा फूड, ओके, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, बट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, बनाता है। तो वो एनर्जी किन किन कामों में लगाना है, किस किस बॉडी पार्ट में वो एनर्जी जा रही है, वो जो प्रोसेस होता है ना उसको अपन कहते हैं बच्चों असिमिलेशन। वो होता है असिमिलेशन होना। एनर्जी को दे दिया तो जा एनर्जी, है ना, इस बॉडी पार्ट में तू जा जा एनर्जी, ब्रेन को तेरी रिक्वायरमेंट है एनर्जी, जा कहीं पे चोट लगी है, मेरे यहाँ चोट लगी है, तो उसको जाके क्लॉट कर वापस, वो ब्लड निकल रहा है तो उसका ब्लड क्लोटिंग कर, तो वो एनर्जी वहां जाके काम करेगी। एनर्जी को रिक्वायरमेंट है कि भाई किसी का पैर टूट गया है, तो जा एनर्जी वहां थोड़ी तू ब्लड को मतलब फ्लोटिंग करने में हेल्प कर, वहां जा थोड़ी उसकी हेल्प कर, हार्ट में हेल्प कर, ब्लड को पंप करने में हेल्प कर। एनर्जी की वहां रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो प्रोसेस होता है ना बच्चों उसको कहेंगे अपन असिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद होता है इंजेक्शन, लास्ट। इसका मतलब होता है कुछ भी हमने खाया वो सारा प्रोसेस होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वेस्ट की तरफ निकाल देना। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है, ओके। और असिमिलेशन समझ में आ गया, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। किसमें हेल्प होता है, ग्रोथ और
रिपेयर करने में, असिमिलेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भी हमने डाइजेस्ट किया फूड को उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। और डाइजेशन आपको पता है, ब्रेक डाउन करना फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में और किसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज के फॉर्मेट में, है ना। फिर वो एनर्जी बन के हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट पे जाएगी, अलग अलग वर्क फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो सारा प्रोसेस है अपना किसका, इसका। व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट, कि खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है, तो ये पूरी उसकी साइकिल है, भूलना मत। अब आगे है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। इतने देर हम ह्यूमंस में, प्लांट्स में पढ़ रहे थे, अलग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो अब पढ़ेंगे हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो कि पढ़ेंगे पार्ट 2, इसमें मतलब लेक्चर नंबर जो 2 अपलोड होगा उस पर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेकिन जब तक आपको मैंने इसमें पूरे लेक्चर में जो पढ़ाया है, अच्छे से बैठना, अच्छे से राइट डाउन करना, वीडियो को स्टॉप कर करके, या फिर वीडियो पूरा देखने के बाद उसको अपलोड मतलब हो जाए तब आप उसको नोट कर लो, फिर आप उसको वापस पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको नोट्स वाली वीडियो अपलोड करवा दी कि हाउ टू मेक नोट्स, इफेक्टिव नोट्स, तो अपने समझ ही गए होंगे नोट्स कैसे बनाने। और आपको उतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो नोट्स है वो आपको पहले से ही हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो इनको ही बार बार पढ़ना, बुक से डायग्राम देखना, उसकी अच्छे से लेबलिंग को पढ़ना, बिना देखा देख डायग्राम को ड्रॉ करना अपनी कॉपी में। जो भी नोट्स आपको मैंने पढ़ाए अच्छे से रिकॉल करना माइंड में, नोटबुक में अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखना। जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज मैंने आपको करवाई आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो और फिर उस चीजों को समझो, वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी, एग्जाम तक आप नहीं भूलोगे बच्चों। तो ऐसे पिक्चराइजेशन, जैसे फिल्मों में क्या होता है, कोई लिखा थोड़ी होता है, पिक्चर देख के विजुअलाइजेशन के थ्रू हम चीजों को रिकॉल करते हैं ना, तो वही विजुअलाइजेशन पावर जो है वो अपनी यहाँ लिखो पढ़ाई में, स्टडीज में। रटो मत चीजों को, शब्दों पे घोल मत दो, फिल्म के रूप में पढ़ो। हाँ, खाना हमारी बॉडी में गया, वो एनिमेशन वीडियो देखते ना बच्चे कैसे समझ जाते चीजों को, वैसे आप एनिमेशन अपने माइंड में क्रिएट करो कि जैसे जैसे भी ये प्रोसेस है इसको आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे, हमने बर्गर खाया, बर्गर हमारे मुंह में आया, ठीक है, हमने ठीक है उसको निगल लिया, चबा चबा के वो हमारे पेट के अंदर गया, स्टमक में पहुंचा, है ना। मतलब स्टमक में पहुंचने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो एनर्जी बना रहा है, एनर्जी अलग अलग बॉडी फंक्शन में जाके परफॉर्म कर रहा है। उस पूरे साइकिल को ना रिकॉल करो, ऐसे पिक्चराइज जो है ना क्रिएट करो उसको माइंड में, वो तब आपको याद होगा और फिर आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में लिखो। इससे बेहतर तरीका बिल्कुल नहीं होता पढ़ने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ऐसे पढ़ो हर चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो साइंस बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, न्यूट्रिशन इन अमीबा। जब तक आप लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना एंड थैंक यू सो मच।